मैं इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में हूँ। हमारे साथ आरजेडी के स्पोक पर्सन एजाज साहब मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल के वक्फ प्रोग्राम को लेकर कुछ पोस्ट आए हैं। उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर लिस्ट रिव्यू का जो ऐलान हुआ है, इन सब मौज़ूआत पर इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एजाज साहब, आपका हम इस्तकबाल करते हैं इंसाफ टाइम्स के साथ। बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, कल जो है 29 तारीख को गांधी मैदान में वक्फ एक्ट के खिलाफ एक बड़ा सम्मेलन इमारत शरिया की तरफ से हुआ था। उसमें सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनके लीडर्स शामिल हुए। कांग्रेस के नुमाइंदे भी थे उसमें, आज़ाद समाज पार्टी के नुमाइंदे भी थे उसमें, MIM के, SDPI के नुमाइंदे थे, दीगर पार्टियों के नुमाइंदे थे। राष्ट्रीय जनता दल से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। अभी बीजेपी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक पोस्ट आता है जिसमें एक्टिविस्ट वली रहमानी का एक छोटा क्लिप दिखाया जाता है, जिसमें वो ये कहते नज़र आते हैं कि आप लोग का शुक्रिया कि आप अमीर शरीयत के बुलावा पर यहाँ पर एक आवाज़ में आ गए। वो आवाम से कह रहे हैं। इसको डालकर ये पोस्ट किया गया है कि तेजस्वी यादव के प्रोग्राम का असल मकसद सामने आ गया। इनका मकसद शरिया लागू करना है, संविधान इनका मकसद नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है उसमें पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कल जो प्रोग्राम हुआ वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ, उस मुहिम को कहीं ना कहीं सभी दलों के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस पार्टनर को छोड़ करके सभी लोग जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आइन को मानते हैं, जो कानून को मानते हैं, जो भारत के संविधान को मानते हैं, सारे लोग उस कार्यक्रम में थे। और सभी दलों के लोगों ने, सभी नेताओं ने एक स्वर से कहा कि देश में कानून चलेगा तो बाबा साहेब का कानून चलेगा, बाबा साहेब का संविधान चलेगा, नकपुरिया कानून और नकपुरिया संविधान नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता को शायद उर्दू का ज्ञान नहीं है या जानबूझ करके नैरेटिव सेट करते हैं। अमीर शरीयत का मतलब होता है जो इमारत शरिया हैं उसके प्रबंधक, उसके मैनेजमेंट के चेयरमैन, और वो अमीर शरीयत मौलाना फैसल वली रहमानी साहब हैं और वो कहीं ना कहीं इमारत शरिया के हेड हैं और उसको ये दूसरी दिशा में भटकाना चाहते हैं। जितने भी लोग कल आए थे, कल एक ही बात लोगों ने कहा कि जितनी कुर्बानियाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया है उससे ज़्यादा कुर्बानियाँ देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने दिया है। अब जा कर के इंडिया गेट पर नाम को पढ़ लीजिए, जो 72,000 के करीब शहीदों का नाम लिखा हुआ उसमें 60,000 से करीब मुसलमानों का नाम है। मुसलमानों ने जो शहादत दी है, मुस्लिम उलमा ने जो शहादत दी है, मुस्लिम स्कॉलर ने जो शहादत दी है मुल्क के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि उस समय आरएसएस के विचार पर चलने वाले लोग कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के साथ मिल करके भारत आज़ाद नहीं हो इसकी साजिश में लगे हुए थे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उर्दू का एक वर्ड जो कि अमीर शरीयत था उसको गलत इस्तेमाल करके, उसको शरिया कानून का रंग दे करके जो है लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, अमीर शरीयत का मतलब होता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और वो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं। उर्दू लफ्ज़ में अमीर का मतलब होता है हेड और शरीयत का मतलब होता है उसका देखभाल करने वाले, जो प्रबंधक है वो अमीर हैं। और इस तरह का बात, इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करे, ये कहीं से उचित नहीं है। देश के अंदर आप किस तरह का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? आज जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवाद और नमाजवाद कह करके कहीं ना कहीं मुसलमानों का दिल अराजी किया है, मुसलमानों को आहत किया है, मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, और नमाज को आपने मजाक बनाने का काम किया, आपने उपहास बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि सुधांशु त्रिवेदी से माफ़ी मंगवाए और उसको पार्टी से निकालने का काम करे। ऐसा व्यक्ति को न कोई स्वीकार कर सकता है देश का और देश के संविधान पर यकीन करने वाला, और न देश के अंदर ऐसी भाषा को स्वीकार किया जा सकता है। एजाज साहब, अभी इलेक्शन करीब है, चंद हफ्ते ही बचे हैं या चंद महीने कह लें। इस बीच में
लगातार जो है राहुल गांधी की तरफ से, इंडिया गठबंधन के दीगर पार्टियों लीडर्स की तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी महाराष्ट्र में जो इल्ज़ाम है करप्शन का इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटिंग में, उसको लेकर के आर्टिकल्स लिखे गए, उस पर बातें की गई और जगह जगह के डेटा सामने ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया लगातार, जब फेक वोट का मसला भी उसमें, दीगर चीज़ें भी रही, ईवीएम के मसले भी रहे। उस बीच में इलेक्शन कमीशन ने बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू का ऐलान कर दिया है और उसके लिए बहुत सीमित समय दिया गया है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ जताए गए महाराष्ट्र के संबंध में या हरियाणा के संबंध में या दिल्ली के संबंध में, उसका अभी तक से इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया है और ना जवाब देने जा रहे हैं, क्योंकि सारी बातें इन लोगों की पकड़ी गई है। जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने सारे एविडेंस सामने लाए हैं, उस पर ये अब बोलने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बिहार के चुनाव से पहले भी महाराष्ट्र की तरह, हरियाणा की तरह यहाँ भी प्रयोग शुरू कर दिया गया है। और मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जनता दल यू के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, कि जब सवाल किया जाता है इलेक्शन कमिश्नर से, जब सवाल किया जाता है चुनाव आयोग से, तो जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों आती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार, क्योंकि उसको पता हो गया है कि बिहार में जितने भी सर्वे आ रहे हैं, जितना भी लोगों का विचार आ रहा है और जो बिहार के आवाम का नज़रिया सामने आ रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में बदलाव होगा और वो भी बदलाव तेजस्वी जी की क़यादत में होगा। और तेजस्वी जी के प्रति जिस तरह का एतमाद, जिस तरह का विश्वास, जिस तरह का समर्थन लोगों ने स्पष्ट रूप से देने का काम किया है, उसके बाद से भाजपा को समझ में आ गया कि अब हम संकट में हैं। तो जब जब संकट में भाजपा होती है, तब तब वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ जाती है और चुनाव आयोग भी उसको संकट से निकालने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसी के अनुसार काम करती है। आप 4,96,00,000 के करीब वोटर्स को संदेह के घेरा में खड़ा कर दिए हैं। उनके द्वारा जो वोटर आईडी के बनाने के वक्त जो दिए गए थे आधार कार्ड या जो दिए गए थे अन्य डॉक्यूमेंट्स, आप उसको निरस्त कर दिए। आप 5 लाख लोगों के करीब जो वोटर्स हैं उनको सड़कों पर ला दिए। आप लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किस तरह से चलाना चाहते हैं? और आप जो 18 से 20 बरस के बच्चे हैं उनके लिए मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उनकी माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र, उनका जन्म प्रमाण पत्र। ये कौन सा नैरेटिव है? ये तो बिल्कुल जो एनआरसी में जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आसाम में मांगे गए थे, उसी तरह का डॉक्यूमेंट यहाँ मांगा जा रहा है। बिल्कुल वही प्रोसेस दिख रहा है। आसाम में भी चुनाव से कबल इसी तरह का कि हम चुनाव सुधार के दिशा में हम इस तरह का जो गहन पुनरीक्षण का कार्य है वो करने का काम करेंगे। लेकिन गहन पुनरीक्षण के नाम पर एनआरसी वहाँ पर लागू कर दिया गया, नाफिज कर दिया गया और लोगों को तरह तरह से प्रताड़नाएं दी गई। यहाँ भी उसी तरह का होने जा रहा है। आप जो वोटर्स को वोट के अधिकार से, उनकी नागरिकता से अलग कर देंगे तो उनसे फिर नागरिक होने का प्रमाण मांगेंगे और उनको हर योजनाओं से आप अलग कर देंगे, चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे राशन की योजना हो, चाहे स्कॉलरशिप की योजना हो, चाहे अन्य योजनाएं हो, उससे अलग करके आप इस तरह की राजनीति और नैरेटिव सेट करेंगे कि ये लोग कहीं ना कहीं घुसपैठी हैं और घुसपैठिए के नाम पर आप अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करेंगे, आप दलित समाज को टारगेट करेंगे, आप पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को टारगेट करेंगे। ये नीति भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को कहीं ना कहीं अब इलेक्शन कमीशन भी आगे बढ़ा रही है। ऐसे नैरेटिव को बिहार में कोई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार है, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने तो ऐलान कर दिया है, प्रोसेस शुरू हो गया है, ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? किस तरह से इसको फेस करेंगे? किस तरह चैलेंज देंगे? हम लोग इलेक्शन कमिश्नर से भी मिलने जा रहे हैं और इस मामले पर कानूनी राय भी ले जा रही है, कानूनी मशवरा भी किया जा रहा है। सारे जो तरीके हैं जो कानून के मुताबिक, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे और इलेक्शन कमीशन को जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उनका काम है वोटर्स को जितना ज़्यादा जोड़ सके। उनका काम है डॉक्यूमेंट्स के नाम पर जो
सरकार ने पहले से बातें रखी है उसी को आप किसी की नागरिकता को साबित करने के लिए उनसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकते हैं। ये सरकार का काम है। और सरकार जिस तरह से सीए एनआरसी के मामले में फेल हो चुकी है, तो अब ये पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं इस तरह का नैरेटिव सेट करके लोगों के बीच इस तरह का परसेप्शन खड़ा करना चाहती है और इस तरह का विचार ला करके समाज के अंदर जो माहौल बनाना चाहती है और वोटर के अधिकार को छीनने के लिए ये जो काम कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि 2003 के बाद जो भी 4,96,00,000 वोटर्स थे वो अमान्य हो गए। तो जितनी बार भी सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की, तो वो भी तो अमान्य हो गए। 2024 का चुनाव इसी वोटर लिस्ट पर बना था ने, तो आपने उस वक्त ये बात नहीं कही। आप उस एमपी के चुनाव में जो सरकार बनी है केंद्र में उसको अमान्य कीजिए कि ये 30 एमपी जो एनडीए के हैं उसको हम मान्यता नहीं देते हैं। आप दोहरी राजनीति मत कीजिए, दोहरी सोच के साथ मत आइए, दोहरे विचारों के साथ मत आइए।